नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीओ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में नॉर्मलिटी स्टडी करने के बाद इस वीडियो में हम लोग विलेयता को काफ़ी अच्छे ढंग से डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने विलेयता के बारे में छोटा सा एक पार्ट बताया था आपको। विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपको बोला था कि विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, एक असंतृप्त और एक अति संतृप्त। तो संतृप्त विलयन क्या हो रहा था, किसी तापमान पर, दिए गए तापमान पर यानी कि निश्चित तापमान पर, किसी तापमान पर या निश्चित तापमान पर किसी विलायक में अगर विलेय की मात्रा घोली जा रही है और काफी अधिक मात्रा अगर घोली जा सकती है तो वैसे विलयन को हम कह रहे थे संतृप्त विलयन। और किसी दिए गए तापमान पर किसी विलायक में विलेय की मात्रा काफी अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सकती है तो उसको असंतृप्त विलयन कह रहे थे। और तापमान बढ़ा बढ़ा करके और किसी विलायक में विलेय की मात्रा और ज्यादा घुलाए जा रहे हैं तो उसको हम कह रहे थे अति संतृप्त विलयन। अब सवाल उठता है कि विलेयता कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, अगर ये विलायक द्रव है और विलेय हम ठोस, द्रव और गैस तीनों को बारी बारी से घोले तो ये 3 प्रकार के होते हैं। विलेयता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन सा? ठोस का द्रव में विलेयता, जिसमें ठोस क्या है? विलेय है और द्रव क्या है? विलायक है। दूसरा हो सकता है द्रव का द्रव में विलेयता, द्रव का द्रव में विलेयता। और तीसरा हो सकता है गैस का द्रव में विलेयता। अब इन तीनों में, इसमें ठोस विलेय है, इसमें द्रव विलेय है और इसमें गैस विलेय है, और सब में जो विलायक है वो क्या है? द्रव है। क्लियर? अब चलिए, सबसे पहले हम ठोस का द्रव में विलेयता की बात करते हैं। जो गैस का द्रव में विलेयता है ये हमेशा मेजर किया जाता है मोल फ्रैक्शन में। किसमें? मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश या मोल भिन्न में, है ना। और ठोस का द्रव में विलेयता काफी अलग अलग तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं, है ना। ग्राम बटा लीटर में कर सकते हैं, है ना, केजी बटा मिलीलीटर में कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन है। तो पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है ठोस का द्रव में विलेयता। अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। अब सुनिए, जब कोई द्रव आपके पास हो और उसमें आपने ठोस घोला तो जो विलयन तैयार होगा उस विलयन को क्या कहेंगे? द्रव में ठोस का विलयन, यही कहेंगे। और उस विलेयता के प्रोसेस को क्या कहेंगे? ठोस का द्रव में विलेयता। अब सवाल उठता है कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? विलेयता यानी ठोस का द्रव में विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हम लिखेंगे यहां कि ठोस का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस का द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते, किन किन चीजों से ये प्रभावित होता है? तो सबसे पहला कारक होता है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखना चाहो तो। देखो, जाहिर सी बात है, जिस समाज में आप रहते हैं, आप
जिस नेचर के होंगे, जैसे आपको म्यूजिक सुनना पसंद है और एकदम ओल्ड म्यूजिक सुनना पसंद है, ओल्ड सैड सॉन्ग वाली, क्या बात है, अब सुनिए। तो अगर आपके पास डीजे बजता होगा और ये हनी सिंह वाला अगर बजता होगा और बादशाह वाला, तब तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। ठीक उसी तरीके से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जिस नेचर के हैं उस नेचर के संगति में रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को हनी सिंह वाला पसंद है तो हनी सिंह वाला सुनना पसंद करेगा, मतलब वो जिस नेचर का है उस नेचर में रहना पसंद कर रहा है। तो जो विलेय है और जो विलायक है, ये हमेशा अगर विलियन बनाता है तो सेम नेचर वाले विलेय और विलायक आपस में घुल करके, विलेय होकर के और एक विलियन का निर्माण करते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो विलेय होता है और जो विलायक होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। दोनों ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। विलेय भी ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, और विलायक भी ध्रुवीय और अध्रुवीय होता है। तो पहला कंडीशन आता है कि अगर कोई विलेय और विलायक ध्रुवीय प्रकृति के हैं, किस प्रकृति के? ध्रुवीय प्रकृति के हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे पोलर नेचर, और पोलर नेचर का है तो हमेशा इसका म्यू जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला या पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड इसमें आएगा। तो ध्रुवीय प्रकृति के ये विलेय और विलायक होंगे। तो नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम ध्रुवीय विलेय, ध्यान से सुनना, ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक यानी पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट दोनों को ऐड करें तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, यानी जो ये विलयन तैयार होगा, ये एक विलयन तैयार होगा, है ना। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ये जो विलयन तैयार होगा इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? तो देखो, मान लो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने एक ध्रुवीय यानी पोलर नेचर का, किस नेचर का? ध्रुवीय यानी पोलर नेचर का विलायक लिया, और ये विलायक क्या है भाई? तो H2O है। क्या है? H2O। अब इस H2O में हम कोई अगर विलेय घोलेंगे तो ये कैसा होगा? ध्रुवीय विलेय होगा। और इसका एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं? जैसे NaCl ले लो। तो NaCl में आपको पता है Na+Cl- होता है। H2O भी ऐसा ही दिखता है, देखो कैसे, ये H2O है, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है यानी पोलैरिटी है। तो हमेशा जो ध्रुवीय विलेय और विलायक होते हैं और ये जो विलयन तैयार करते हैं, हमेशा ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ ही घुलना पसंद करता है। समझ में आ गया? जनरल से समझ लो, जितने एक टाइप के सीधे साधे लोग होते हैं वे लोग सीधे साधे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और जितने छिछोरे टाइप होते हैं वे हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। इतने बड़े बाल, है ना, जीन्स फटा हुआ, उनका टीम अलग रहता है ना। और जो सीधे साधे लोग रहते हैं उनका टीम अलग रहता है। तो इससे भी आप समझ सकते हो। तो ये ध्रुवीय हो गया। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो जैसे H2O और NaCl को हमने ऐड किया, ये आप इससे तैयार कर सकते हैं। ये विलेय है और ये विलायक है। H2O और अल्कोहल जैसे मिथेनॉल है, इजिली तैयार कर सकते हैं, दोनों पोलर नेचर के होते हैं। H2O है और शुगर है C12H22O11, ये भी पोलर नेचर का ही होता है। क्लियर हो गई बात? तो इस बात से ये ऐसा कह सकते हैं कि मतलब इसके अकॉर्डिंग एक बड़ा अच्छा कोट है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा रहता है उसी के साथ रहना पसंद करता है। तो यहां उस कोट को आप लिख लीजिएगा कि आप ऐसा कह सकते हो, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। सदृश्य सदृश्य को घोलता है, हिंदी में कहते हैं सदृश्य सदृश्य को घोलता है। सदृश्य को क्या करता है? को घोलता है, या घुलता है भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये घुलता है।
अब दूसरा जो टाइप है वो नॉन पोलर वाला, मतलब अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय वाली कंडीशन है जिसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। अब देखो नॉन पोलर वाले कंडीशन में क्या है, म्यू का मान हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0। तो इस दूसरे केस में हम दूसरी बात कर लेते हैं। अगर अध्रुवीय विलेय है, अध्रुवीय विलेय है और अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय क्या है? विलायक है। अध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक है, तो जो विलयन तैयार होगा, जो विलयन तैयार होगा उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? तो देखो आपके पास फिर से ये एक कंटेनर है, मान लो ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने अध्रुवीय विलायक डाला। कौन सा डाला? अध्रुवीय विलायक डाला। और क्या डाला भाई? मान लो बेंजीन डाला, ठीक है, बेंजीन डाला। अब इस विलायक में जो डालोगे सॉल्यूट यानी विलेय, ये भी अध्रुवीय ही चाहिए, तभी एक दूसरे में ये घुलेंगे। ये भी क्या चाहिए? अध्रुवीय विलेय। अब इसमें आपने क्या डाला? बेंजीन के पास मान के चलो नेफ्थलीन डाल दिया। क्या डाल दिया? नेफ्थलीन डाल दिया, एंथ्रासीन डाल दिया। तो ये क्या है? बेंजीन भी नॉन पोलर होता है यानी अध्रुवीय होता है और नेफ्थलीन भी अध्रुवीय होता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, बस मस्त रहेंगे, घुल जाएंगे एक दूसरे में। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या एग्जाम्पल लिखा जा सकता है? पहला तो हमने लिखा बेंजीन और क्या लिखा? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को पी से लिखा जाता है, नीचे लिख देते हैं बेंजीन प्लस यहां से नेफ्थलीन, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, यहां लिख दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? जैसे मान लो हमने एसीटोन ले लिया और उसके बाद एसीटोन में मान लो हमने ब्रोमीन घोल दिया। तीसरा अगर CCl4 है आपके पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन घोल दिया। चौथा अगर मान लो कार्बन डाइसल्फाइड है और उसी में हमने क्या घोल दिया, जैसे आयोडीन घोल दिया या ब्रोमीन घोल दिया, है ना, आयोडीन ही घोल लो। तो ये सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है, अध्रुवीय, और ये एकदम एक दूसरे के साथ मस्त रहते हैं, एकदम मस्त। मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुलते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय के साथ घुलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक होता है तापमान। क्या होता है? दूसरा कारक होता है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब सुनिए, अगर आप विलेय और विलायक दोनों को मिला करके एक विलयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक विलयन बना रहे हैं। तो जो आप विलयन बना रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अंग्रेजी में डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। और इसी को हिंदी में कहते हैं विलोपन। क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। अब डिसोल्यूशन दो टाइप का होता है। डिसोल्यूशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो होता है इसको काफी बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है। मतलब ये ली चैटलियर प्रोसेस को काफी बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि ये विलेय और विलायक अगर विलयन तैयार कर रहा है तो जो डिसोल्यूशन है इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में, क्योंकि दोनों एरो मार्क देखो हाफ एरो मार्क है और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में अगर है और डिसोल्यूशन हो रहा है तो ये दो टाइप का डिसोल्यूशन होता है। एक होता है कि अगर विलेय और विलायक को मिलाया जाए, विलयन तैयार हो गया, तो विलयन को बनाने के लिए हो सकता है कि आपको विलायक को गर्म करना पड़ा हो। मतलब रिएक्शन यानी प्रोसेस उष्माशोषी हो जाएगी। और हो सकता है कि विलेय और विलायक दोनों को मिलाया जाए यानी डिसोल्यूशन हो, विलयन बने, तो इसमें से हीट एनर्जी निकल जाए, मतलब उष्माक्षेपी हो जाएगी। तो दो कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन?
दो कंडीशन, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि अगर विलयन, ध्यान से सुनना, अगर विलयन उष्मा शोषी हो, क्या हो, उष्मा शोषी हो, उष्मा शोषी हो, तो क्या होगा भाई, एंडोथर्मिक कह रहा है। इसका मतलब यह है कि विलेय और विलायक दोनों को ऐड करके आपने उसमें हीट भी दिया होगा, उष्मा भी दिया होगा, तब डिसोल्यूशन हुआ होगा और तब सॉल्यूशन यानी कि विलयन बना होगा। क्लियर है? इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है अगर उष्मा शोषी है, क्या है, उष्मा शोषी है, तो इसका मतलब यह कि आपने हीट दिया, और जब हीट दिया तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो हुआ ही होगा। तो अगर टेक्निकल भाषा में लिखा जाए तो ये जो हीट होता है ये डेल्टा एच होता है। क्या होता है, डेल्टा एच। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा एच होगा ये हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से। किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कुछ भी दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होगा ना भाई, बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होगा अगर दोगे हीट तो। क्लियर? नहीं समझ में आए तो आपको पकड़ के एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आप सुनो, डेल्टा एच का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और कहता है कि जब डिसोल्यूशन होता है, विलयन तैयार होता है और प्रोसेस एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी होता है, तो हमेशा जो टेम्परेचर होता है यानी कि तापमान के बढ़ाने पर, देखो हीट दिया गया तो विलयन बन गया, अगर हीट नहीं दिया जाता तो विलयन तैयार नहीं हुआ होता। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा तापमान के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर विलेय, या ऐसे कह लो बढ़ने पर विलयन की विलेयता बढ़ती है, विलयन की विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। और भाई अगर हीट नहीं देते तो विलयन बनता कैसे, उसी को हम बात लिख रहे हैं, उसी बात को लिख रहे हैं कि तापमान के बढ़ने पर विलयन की विलेयता बढ़ती है। आप सुनिए, तो टेक्निकल वर्ड अगर लिखा जाए तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि विलेयता जो है तापमान के सीधे समानुपाती है, क्योंकि ये अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। समानुपाती का मतलब अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, और असमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो तापमान है वो सीधा समानुपाती है किसके, विलयन की विलेयता के। अंग्रेजी में कहें तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। इसी को यहीं लिख देते हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब सुनिए, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या हो सकता है भाई, देखो तो जरा, यहां ग्राफ बना देते। अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ क्या हो सकता है, अगर ये टेम्परेचर का कॉलम कहें और ये सॉल्युबिलिटी की यानी कि विलेयता की, ठीक है, इसको एस कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस 0 पॉइंट से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी बात है, यहां का पॉइंट चेक करो, यहां का पॉइंट चेक करो, फिर यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, चारों तरफ बढ़ रहा है। देखो इंक्रीज हो रहा होगा। यहां टेम्परेचर अगर आ गया मान के चलो तो देखो यहां लेंथ बढ़ गया, टेम्परेचर यहां आ गया तो यहां लेंथ बढ़ गया, यानी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। क्लियर है? ये सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है। ये रहा कौन सा, उष्मा शोषी, कौन सा, उष्मा शोषी। अगर दूसरे में यह कह दिया जाए कि यदि विलयन उष्मा शोषी के जगह उष्मा छेपी हो, यदि विलयन उष्मा छेपी हो, क्या हो, उष्मा छेपी हो। देखो ये जरूर याद रखना है ना, इससे सवाल बनेगा भाई, इसी से सवाल बनेगा आपका, ठीक है। तो यदि विलयन उष्मा छेपी हो तो क्या हो सकता है, तो अगर आप विलेय और विलायक
मिला करके विलयन तैयार करोगे तो विलयन के साथ उसमें उष्मा यानी कि हीट एनर्जी भी क्या होगी, साथ साथ में निकलेगी। मतलब जो हीट एनर्जी निकलेगी यानी डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो लेस देन होगा किससे, 0 से। अरे भैया देखो, जब विलेय और विलायक मिला रहे थे तो क्या इसमें आपने हीट एनर्जी दिया? नहीं दिया। वो तो विलयन से निकल रहा है, आपने नहीं दिया। हीट एनर्जी विलेय और विलायक की क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। पहले जो आप विलेय और विलायक मिला रहे थे, जैसी दोनों को मिलाया, पहले जो था उसमें कोई हीट एनर्जी नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसी बाद में जैसे आपने मिलाया और विलयन तैयार हुआ तो हीट एनर्जी उसमें से अगर निकल रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो डेल्टा एच का वैल्यू है विलेय और विलायक के लिए, वह विलयन बनने के बाद 0 से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और बाद में जो हीट एनर्जी निकल रही है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा पहले के मुकाबले। पहले तो शून्य था लेकिन अब निकल रहा है तो क्या होगा, ये कम ये ज्यादा। क्लियर हुई? अब सुनिए, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब सुनिए, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो रहा है, इसका सीधा सा क्या मतलब हो रहा है कि विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर विलयन की विलेयता घटेगी। अरे भैया पहले देखो, पहले विलेय और विलायक मिला रहे थे, उसका कोई उसमें टेम्परेचर नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था, है ना, और हीट एनर्जी अब निकल रही है। तो जैसी हीट एनर्जी निकलती है ऊष्माक्षेपी की प्रक्रिया में तो विलेयता घट जाती है। तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि तापमान के बढ़ाने पर, ध्यान से सुनना, तापमान के बढ़ने पर या बढ़ाने पर, बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, सीधा सीधा कहो, तापमान बढ़ने पर विलयन की विलेयता किसमें, ऊष्माक्षेपी में विलयन की विलेयता घटती है। किसमें जी, ऊष्माक्षेपी में। यहां चलो मेंशन कर लो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में, प्रक्रिया में, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में, चलो लिख लो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में तापमान बढ़ने पर विलयन की विलेयता घटती है। यानी कि जो तापमान है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, विलेयता के। यानी जो टेम्परेचर है ये सॉल्युबिलिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गई बात? अब सुनिए, मतलब तापमान जितना ज्यादा बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है। अगर ग्राफ की कोई पूछे कि ग्राफ क्या हो सकता है, तो मान लो ये टेम्परेचर, ये सॉल्युबिलिटी, ये विलेयता, तो कह रहा है घटेगा मतलब सॉल्युबिलिटी टॉप पे रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, यहां से ऐसे जाएगा। समझ गए? मतलब सॉल्युबिलिटी टॉप पे थी अगर टेम्परेचर कुछ भी नहीं था तो, लेकिन जैसे ही हीट एनर्जी निकलनी शुरू हो गई उसकी सॉल्युबिलिटी घटनी शुरू हो गई। मतलब यहां से धीरे 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 करके घटना शुरू कर देता है। तो ये रही बात आपके तापमान की बात। अब तीसरा फैक्टर जो होता है, ध्यान से सुनना, तीसरा फैक्टर होता है प्रेशर, यानी कि दाब। तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, मतलब दाब का विलयन की विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का विलयन की विलेयता पर, यह बात लिख भी लेना कि दाब का विलयन की विलेयता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गई? एक और बात होती है जिसको कहते हैं बॉन्डिंग। चलो चौथा भी बता देते हैं, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। चौथा इफेक्ट होता है बॉन्डिंग, या उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मतलब अगर कोई कंपाउंड, ये चौथी बात है, अगर कोई कंपाउंड बॉन्ड बना रहा है या कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लो अगर ये पोटेशियम आयोडाइड है और आयोडीन से रिएक्शन कर गया तो ये Ki3 बना जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हो सकता है मान लो ये पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद और बढ़ जाती है। बॉन्ड बनता है नया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चार
फैक्टर हुए और उम्मीद है कि भाई अच्छा लगा होगा, है ना। हमने तो पूरा दिया है, 100% आपको देने का प्रयास भी किया है। तो वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये भी बता देना, और कहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लग रहा था, कहाँ कम लग रहा था ये भी बता देना। तो इसको नोट करिए, और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो नोट कर लीजिए और नोट्स बना करके फिर उसका रिवीजन ज़रूर कर लेना आप, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रिपरेशन एग्ज़ाम का करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।